हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी थ्योरी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि 1914 तक आते आते जो स्वर्ण मान है वो टूट चुका था और एक नई व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें हम विनिमय दर निर्धारित कर सकें, खास तौर पे उन देशों के बीच जिसमें जो पत्र मुद्रा है वो अपरिवर्तनशील है। तो इसके लिए प्रोफेसर गुस्ताव कैसल ने 1922 में एक बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम था मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर 1914। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके बारे में बच्चों मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बच्चों वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के हिसाब से सिलेबस बनाए हुए हैं, कोर्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी तमाम तरीके के कोर्सेज हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐप के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। देखिए, जो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल का यूज़ करना चाहूँगा बच्चों, उसके बाद हम कंसेप्ट पे वापस आ जाएंगे। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति ऐसा है जो कमा रहा है $1,00,000, ठीक है, और जो विनिमय दर है $1 जो है वो है मान लीजिए 70 रुपये के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो 70 लाख रुपए कमाएगा वो और जो अमेरिका में $1,00,000 कमा रहा है वो दोनों की आर्थिक स्थिति समान होगी। यानी कि जब विनिमय दर 1 लाख मतलब विनिमय दर = 70 रुपीज़ है, $1 बराबर 70 रुपीज़ है, तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अमेरिका में 1,000 रुपये कमा रहा है और जो व्यक्ति भारत में 70,000 रुपये कमा रहा है, दोनों की आर्थिक स्थिति बराबर है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको समझाता हूं परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए एक गुड्स का बंडल है। बंडल मतलब क्या होता है, उसमें गेहूं भी है, चावल भी है, हो सकता है पेट्रोल भी हो सकता है दालें भी हो सकता है एसी भी हो सकता है मशीन भी हो। तो इस तरीके से हमने बंडल मान लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इस बंडल को खरीदने में जो अमेरिकी व्यक्ति है उसको लगेंगे $100 और इंडिया के व्यक्ति को इसी बंडल को खरीदने में मान लीजिए लगते हैं 1,000 रुपये। तो चाहे विनिमय दर कुछ भी हो, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $100 जो है वो 1,000 रुपये के बराबर है, यानी कि $1 जो है वो 10 रुपये के बराबर होगा। तो बच्चों ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में हम दोनों देशों के जो कीमत अनुपात है उसके आधार पर विनिमय दर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अपरिवर्तनशील मुद्रामान के अंतर्गत विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर होता है। और कैसे होता है, करेंसी की परस्पर क्रय शक्ति के अनुपात से। यानी कि इसका क्या फॉर्मूला बना सकते हैं हम, प्राइस ऑफ बी कंट्री अपॉन प्राइस ऑफ ए कंट्री। जैसे मान लीजिए इंडिया के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में कितना था, $100 था, इंडिया में कितना था, 1,000 रुपये था। इसका मतलब 1 रुपया जो है वो $0.1 के बराबर हो गया है अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर $1 और $1 $10 के बराबर हो गया है अकॉर्डिंग टू पीपीपी मॉडल। तो बच्चों इस सिद्धांत की 2 रूपों में व्याख्या की जा सकती है। पहला तो है निरपेक्ष व्याख्या, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था। एक और तरीका होता है सापेक्षिक व्याख्या। इसमें विनिमय दर पे भी हम ध्यान देते हैं, तो उसके आधार पे भी हम आपको बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं निरपेक्ष रूप में। देखिए निरपेक्ष का मतलब हुआ है जिसमें विनिमय दर को हम कंसिडरेशन नहीं करते। जैसे मान लीजिए $1 70 रुपये का है या $1 100 रुपये का है, इसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो जब कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके की जो विनिमय दर है वो कहलाती है निरपेक्ष वर्जन ऑफ पीपीपी, यानी कि निरपेक्ष व्याख्या, पीपी की निरपेक्ष व्याख्या या निरपेक्ष रूप। और जब हम विनिमय दर को कंसीडर करते हैं तब उसको कहते हैं सापेक्षिक, यानी कि रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीपी। तो यहाँ पर बच्चों फार्मूला क्या दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है विनिमय दर का कि दो देशों के बीच विनिमय दर
करेंसी के आंतरिक क्रय शक्ति पर डिपेंड करती है, यानी कि दोनों देशों की क्रय शक्ति का अनुपात कैसा है। जैसे मान लीजिए दो देश हैं, ए जो है वो इंडिया है और बी जो है वो अमेरिका है। तो इंडिया में विनिमय दर कैसे डिसाइड होगी, बी देश की करेंसी का क्रय शक्ति, जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि बी देश जो है वो $100 में वस्तु खरीद लेता है, ठीक है, और इंडिया जो है वही वस्तु के लिए रुपीस खर्च कर रहा है 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया जो है वो $0.10 के बराबर हो गया है अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हो निरपेक्ष व्याख्या, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया जो है उसका $1 जो है वो 10 पैसे या $10 सेंट के बराबर है। अगर हम बात करें बच्चों सापेक्षिक रूप की, तो सापेक्षिक रूप में हम विनिमय दर को भी मतलब विनिमय दर पे भी ध्यान देते हैं, यानी कि जो विनिमय दर चल रही पास्ट ईयर की थी उस पे भी ध्यान देते हैं। तो सापेक्षिक स्वरूप में स्पष्ट करता है कि विनिमय की संतुलन दर में होने वाला जो परिवर्तन है, यानी कि जो पीपीपी में जो विनिमय दर में परिवर्तन होता है पीपीपी के आधार पर, उसको जो है वो दोनों देशों का जो कीमत स्तर है वो भी प्रभावित करता है। तो फार्मूला क्या है बच्चों, इसका फार्मूला है R1, यानी कि चालू वर्ष में विनिमय की दर क्या है। तो मैं यहाँ पे R1 लिख लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब R0 यानी कि पिछले साल में, पिछले आधार वर्ष में विनिमय दर क्या थी। तो आधार वर्ष में मान लीजिए 1 रुपये जो है, हम रुपये के टर्म में पता कर रहे हैं ना, 1 रुपीज़ जो है, मान लीजिए वो था $0.10 का, हम डॉलर में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे P0A, यानी कि आधार वर्ष में कीमत का क्या सूचकांक था। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आधार वर्ष में घरेलू बाजार में कीमत सूचकांक 100 था, और P1A, यानी कि P1A का क्या मतलब है कि अब चालू वर्ष में वो कीमत बढ़कर कितनी हो गई है। तो मान लीजिए चालू वर्ष में कीमत जो है वो 150 मान लेते, चलिए 150 हो गई है, यानी कि वो चीज़ जो पिछले साल 100 रुपये की आती थी भारत में, वही चीज़ अब आपको 150 रुपये में मिलेगी भारत में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चीज़ जो है वो बी देश यानी कि अमेरिका में कितने रुपए मिल रही है वर्तमान समय में। तो मान लीजिए वर्तमान समय में वो 120 रुपये की मिल रही है या $120 की आपको मिल रही है, ठीक है। और यह सूचकांक है ना, सूचकांक का मतलब तो क्या हुआ कि एक तरीके से परसेंटेज है ये, और यहाँ पर जो है मान लीजिए इसका जो बेस है वो 100 मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हम समझेंगे कि जो ओवरऑल आएगा वो आएगा 0.10 मल्टीप्लाई 12 को डिवाइड कर देंगे 15 से। तो अब आपको पता चलेगा कि इस केस में अगर आप डिवाइड करोगे तो 3/4 आएगा, यानी कि 30 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपका 0.075, यानी कि आपकी जो विनिमय दर है, अब जो रुपया है 1 रुपया वो $0.05 का हो चुका है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और उसकी वजह से जो रुपीज़ है यानी कि रुपए के मूल्य का मूल्यह्रास हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि परचेजिंग पावर पैरिटी में जो कीमतों का अनुपात है, देखिए यहाँ पर हमारी विनिमय दर गिर गई, विनिमय दर गिरने के कह आप कह सकते हो रुपया कमजोर हो गया। रुपया कमजोर इसलिए हुआ क्योंकि रुपया की जो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ गई और डॉलर की जो कीमत है, डॉलर जो खरीदने की शक्ति है वो कम बढ़ी। मतलब डॉलर जो है अब वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वस्तु खरीद पा रहा है क्योंकि 120 रुपये में सामान मिल रहा है, वही जो इंडिया में अब 150 का मिल रहा है। तो इस पूरी की पूरी थ्योरी को बच्चों बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी बच्चों।